प्रश्न है, प्रजनन करने वाले सांड को प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त दाना देना चाहिए। प्रजनन के हिसाब से सांड को प्रतिदिन कितना दाना देना चाहिए, जो अतिरिक्त देना चाहिए? इसमें है 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम और 3 से 4 किलोग्राम। हाँ, फटाफट बताइएगा और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो कितना देना चाहिए प्रजनन कराने वाले सांड को प्रतिदिन? अतिरिक्त दाना कितना देना चाहिए? उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। कोई भी विद्यार्थी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पर अतिरिक्त दाना पूछा है, अतिरिक्त दाना कितना देना चाहिए? अतिरिक्त दाना तो यहाँ पर हो जाएगा 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए यहाँ पर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है कि बक्सा बाग परियोजना है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य के अंदर स्थित है बक्सा बाग? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। फटाफट उत्तर बताइएगा, कोई भी इसका गलत नहीं करेगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा जिससे आपके लेवल का पता चल सकता है। बक्सा बाग बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका, पश्चिम बंगाल में। बक्सा बाग परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमाप विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है। अनुमाप विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है तो क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा क्लास से। हाँ, यहाँ पर पूछा है कि अनुपात विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है दूध की अम्लता का, दूध में वसा का, दूध में प्रोटीन का और दूध में लैक्टोज का। हाँ, जेलडोल विधि से दूध में प्रोटीन का परीक्षण होता है। गर्वर से वसा का परीक्षण होता है। अम्लता का परीक्षण दोस्तों ऐसे अनुमापन द्वारा होता है, दूध की अम्लता का अनुमापन द्वारा होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, दूध की अम्लता का। अम्लता के लिए सांद्रता टेस्ट भी होता है। कौन सा? सांद्रता टेस्ट भी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जालौर सिरोही क्षेत्र में गाय की कौन सी नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है? हाँ, तो अब आपको बताना है कि जालौर सिरोही क्षेत्र में गाय की कौन सी नस्ल है जो मुख्य रूप से पाई जाती है। राठी, साहिवाल, काकरेज और गिर। फटाफट आंसर बताइएगा सभी विद्यार्थी। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए हैं मेरी क्लास में, पीछे भी रिपीट हुए आपने देखे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका उत्तर। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकरेज हो जाएगा। काकरेज इसका राइट आंसर होगा। 3 सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल के दरों को पार करके चरवाहे किस घाटी में जाते हैं? तो यहाँ पर पूछा है कि पीर पंजाल के जो दरों में को पार करके जो चरवाहे वह कौन सी घाटी में जाते हैं? काकरा कागड़ा, कश्मीर, कुल्लू और चंबा। फटाफट इसका उत्तर बताइएगा सभी विद्यार्थी, इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। कोई भी विद्यार्थी गलत ना करें। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा कश्मीर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कश्मीर। चलिए नेक्स्ट है, यदि पशु की आयु 2 वर्ष हो तो पशु के सींगों में छल्लों की संख्या होगी। अगर पशु की आयु है जो 2 वर्ष हो जाती है तो पशु के जो सींग होते हैं उसके अंदर जो छल्ले बनते हैं, तो वो छल्लों की संख्या कितनी हो जाती है? संख्या कितनी होती है? फटाफट उत्तर बताइएगा। हाँ, जो सींगों का पहला छल्ला है, सींगों का पहला छल्ला वो कब आता है? 3 साल की आयु में आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
डी हो जाएगा 0। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। हाँ, ये छल्ल पशु की आयु ज्ञात करने के लिए, आयु ज्ञात करने के एक फार्मूला है, जिसमें क्या है, छल्ला प्लस 2 जोड़ने पर उसकी आयु आ जाती है। छल्ला प्लस 2 जोड़ दो, उसकी आयु आ जाएगी पशु की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गाय के जनन अंग में शुक्राणु की जीवन अवधि होती है। गाय के जो जनन अंग के अंदर है, जो शुक्राणुओं की जीवन अवधि है, वो कितनी होती है? 120 घंटे, 24 से 30 घंटे, 6 घंटे और 48 से 72 घंटे। तो जनन अंग के अंदर शुक्राणुओं की जीवन कितने घंटे की होती है? सभी विद्यार्थी बताएं, इसका उत्तर बताएं, कोई भी गलत नहीं करेगा। अंडों के, हाँ, अंडों के जीवित रहने की अवधि, एक होती है अंडों के जीवित रहने की अवधि होती है। हाँ, एक आता है दोस्तों विकास अवधि, एक आता है विकास अवधि। हाँ, तो इसका आंसर यहां पर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 24 से 30 घंटे। इसका आंसर आएगा 24 से 30 घंटे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों शुक्राणु के विकास पूछ ले तो यहाँ पर विकास हो जाएंगे 6 घंटे हो जाएंगे, यहाँ पर विकास के लिए 6 घंटे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट पर्सन क्या है, किस रोग में पोस्टमार्टम करने पर मरे शव की आंत सूजी हुई व कई गुना मोटी दिखाई देती है? किस रोग के अंदर दिखाई देती है? खूनी पेचिश, एंथ्रेक्स, गलघोंटू और एफएमडी। पोस्टमार्टम करने पर मरने वाले शव की आंत सूजी हुई व कई गुना मोटी दिखाई देती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा, कोई भी विद्यार्थी इसका आंसर है वो गलत नहीं करेगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? है यहाँ पर पोस्टमार्टम, एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स के अंदर क्या पोस्टमार्टम करते हैं? नहीं करते हैं, एंथ्रेक्स के अंदर पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हो गया खूनी पेचिस हो जाएगा, खूनी पेचिस। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। खूनी पेचिस के अंदर पोस्टमार्टम करने पर शव की आंत सूजी हुई व कई गुना मोटी दिखाई देती है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से रोग में पशु लेटे लेटे पैरों को साइकिल की तरह घुमाता है? कौन से रोग के अंदर पशु लेटे लेटे साइकिल की तरह पैरों को घुमाता है? एंथ्रेक्स, जहरबाद, एफएमडी और फड़किया। कौन से रोग के अंदर पैरों को घुमाता है पशु? फटाफट उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फड़किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फड़किया रोग में। नेक्स्ट है, पशु के जबड़े के नीचे तथा अधर वक्ष पर सफेद रंग की एक एक पट्टी किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? हाँ, अधर वक्ष पर सफेद रंग की ये एक एक पट्टी है, वो कौन सी नस्ल के लिए ये प्रमुख विशेषता है? मुर्रा, सुरती, नीली व जाफराबादी। तो कौन सी नस्ल के लिए ये विशेषता है, सफेद पट्टी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बताइए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूरती नस्ल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आएगा, सूरती नस्ल हो जाएगी। जिसमें जब सूरती नस्ल की जो होती है उसके अधर वक्ष पर सफेद रंग की एक पट्टी नस्ल होती है, वो इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है, गद्दी चरवाहों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? गद्दी चरवाहों का, गद्दी चरवाहा है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? गद्दी चरवाहों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? मछली पकड़ना, खेती करना, भेड़ बकरी पालना, ऊंट पालना। तो यहाँ पर इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? भेड़ बकरी पालना। सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस नस्ल की भेड़ों की गर्दन तथा कंधों की त्वचा में झुर्रियां या सलवटें होती है? कौन सी भेड़ों की नस्ल के अंदर गर्दन व कंधों की त्वचा में झुर्रियां व सलवटें होती है? मुरेनो, चाकला, जैसलमेरी
और मारवाड़ी, तो कौन सी नस्ल के अंदर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरिनो। मेरिनो भेड़ हो जाएगा ए, और बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस पर्सन का ए ऑप्शन। क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, ऊंट को रोमंथी पशुओं की श्रेणी में नहीं रहने का कारण है। तो यहां पर है, ऊंट को रोमंथी पशुओं की श्रेणी में नहीं रखने का क्या कारण है? रुमेन का अभाव, एबोमेजम का अभाव, रेटिकुलाटा का अभाव, और ओमेजम का अभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऊंट के 3 ही भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 ही भाग होते हैं ऊंट के। हाँ, इसमें कौन सा नहीं पाया जाता है? इसमें ओमेजम नहीं पाया जाता है। ओमेजम है, नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओमेजन का अभाव, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गो पशु में सामान्यतः सूखा हड्डियां एवं अवांछनीय पदार्थों को चबाना कौन से पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है? सूखी हड्डियां व अवांछित पदार्थों को चबाना कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है इसके अंदर? आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटास। हाँ, तो जो पशु जो चबाते हैं, जो हड्डियां चबाते हैं या अवांछित जो पदार्थों को चबाते हैं, तो उन पशुओं के अंदर है, उन गो पशुओं में कौन सी किसकी कमी होती है? कौन से तत्व, पोषक तत्व की कमी होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा फास्फोरस की कमी होती है इसमें। फास्फोरस की कमी के कारण ये सूखी हड्डी व जो अवांछित पदार्थ है उनको चबाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें फास्फोरस यानी पाई का रोग हो जाता है, इनके अंदर पाई का रोग हो जाता है। तो नेक्स्ट पर्सन है, पशुशाला में पशु बांधने की कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? 2 विधि होती है। कौन सी होती है? एक होती है खुली विधि और एक होती है बंध्य विधि। बंद विधि के अंदर एक होता है पूंछ से पूंछ और दूसरा होता है सिर से सिर। हाँ, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? पशुशाला में पशु बांधने की कौन सी विधि सबसे सर्वोत्तम होती है, सबसे अच्छी मानी जाती है? तो यहां पर इसका हो जाएगा पूंछ से पूंछ। इस विधि के अंदर चारा डालने में तो होती है कठिनाई, चारा डालने के अंदर तो कठिनाई होती है। और सिर से सिर विधि के अंदर क्या होने का होता है? संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है। सिर से सिर विधि के अंदर संक्रमण ज्यादा होने की संभावना रहती है। तो यहां पर राइट हो जाएगा पूंछ से पूंछ विधि। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, किस पशु का दूध क्षय रोग, टीबी, जीवाणु प्रतिरोधक होती है? किस पशु का दूध क्षय रोग, जीवाणु प्रतिरोधक होता है? भेड़, बकरी, गाय और भैंस। क्षय रोग, क्षय रोग कौन सा होता है? क्षय रोग टीबी को बोलते हैं, टीबी को बोलते हैं। कौन से पशु के अंदर क्षय रोग से जीवाणु प्रतिरोधी होते हैं? फटाफट इसका उत्तर बताइएगा, कोई भी विद्यार्थी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी, बकरी बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसका दूध स्पेशल टीबी रोग के लिए प्रतिरोधक का काम करता है। चलिए नेक्स्ट है, दूध में पानी का मिश्रण किसके से ज्ञात किया जाता है? जो दूध में पानी होता है वो किस मिश्रण से ज्ञात किया जाता है? ब्यूटाई इरोमीटर, लेक्टोमीटर, गर्बर मशीन और एनीमोमीटर। कौन से उपकरण से इसका मिश्रण को ज्ञात करते हैं? फटाफट उत्तर बताइएगा, कोई भी विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों का उत्तर गलत नहीं करेगा। अगर दूध के रंग में पानी मिलाता है तो दूध का रंग नीला हो जाता है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा लेक्टोमीटर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फसल को हरी अवस्था में ही काट कर हवा रहित स्थान में दबाकर बनाने वाले पदार्थ को कहते हैं? क्या कहते हैं? कि हरी घास को काट कर जो दबाकर दबा देते हैं, जमीन में दबा देते हैं, और उसको कौन से पदार्थ, किस पदार्थ को बनाते हैं इससे? हे, साइलेज, कड़वी और चारा।
फटाफट उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। एक बार क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साइलेज। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, साइलेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में निम्न उत्पादों में से कौन से उत्पाद में वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। दूध के निम्न जो उत्पाद दिए हुए हैं उनमें कौन से उत्पाद के अंदर सबसे ज्यादा वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। वसा के अंदर सर्वाधिक परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तनशील है, सर्वाधिक परिवर्तनशील है। दूध दूध में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, घी की है। दूध में सबसे ज्यादा मात्रा होती है घी की। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट आएगा घी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, भेड़ की किस नस्ल को खास तौर से पेल्ट के लिए पाला जाता है। यह प्रश्न यह पूछा है कि भेड़ की किस नस्ल को खास तौर से पेल्ट के लिए पाला जाता है। चोकड़ा, मेरिनो, कराकुल और जैसलमेरी। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, और क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कराकुल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। दुधारू और गुणसूत्रों की संख्या, इनको दोनों को मिलान करना है, कौन सा है जो एक सही नहीं है इनमें से। बोस टार्टस, केमलर्स, डोमेरेडियन, बुवेलिस, काबा, नेंसिस और भेड़। तो इनके अंदर कौन सा है जो एक सही नहीं है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, इसके अंदर 50 नहीं होती है, इसके अंदर 48 होते हैं, 48 होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मनोरंजन के लिए पाले जाने के लिए मुर्गी की नस्ल उत्पत्ति स्थान के अनुसार किस वर्ग की नस्ल है। कौन से वर्ग की नस्ल है, एशियाई वर्ग की, इंग्लिश वर्ग की, भारतीय वर्ग की और भूमध्य सागरीय वर्ग की। तो मनोरंजन के लिए पाले जाने वाली जो मुर्गियां हैं वो नस्ल है, वो उत्पादित स्थान के अनुसार किस वर्ग की नस्ल है। तो राइट आंसर होगा भारतीय वर्ग की नस्ल हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर है भारतीय वर्ग की नस्ल, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जर्सी नस्ल की गाय का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है। जर्सी जो गाय है, जर्सी नस्ल की जो गाय है उनका मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है। राजस्थान का जोधपुर व नागौर क्षेत्र, राजस्थान का जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर क्षेत्र, नीदरलैंड का हॉलैंड क्षेत्र। तो यहाँ पर होगा इंग्लैंड चैनल का जर्सी द्वीप क्षेत्र। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, होलेस्टियन है जो फ्रीजन के लिए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, साहिवाल गोल गाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। साहिवाल गाय है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। कामधेनु, मोंट, गोमती, गोमरी, राठी और दुकाजी नस्ल। इसे लोला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोंट गोमरी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, कर्नाटक में पाई जाने वाली गोला समुदाय द्वारा किस पशु को पालन किया जाता है। गोला समुदाय के द्वारा कौन से पशु को पाला जाता है। भैंस, गाय, ऊंट, बकरी और याक। तो गोला समुदाय है वो कौन से पशु को पालते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा भैंस और गाय को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, भैंस और गाय को। चलिए नेक्स्ट है, प्रताप धन किस संबंधित है। प्रताप धन है वो किस से संबंधित है। बकरी से, खरगोश से, मुर्गी से और भेड़ से। प्रताप धन है किस किस्म है जो कौन से किस से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या होगा, फटाफट उत्तर बताइएगा, कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा मुर्गी से, मुर्गी से संबंधित है ये। मुर्गी के लिए एक और है कामरूपा, ये भी लिखना है कामरूपा, मुर्गी के लिए है।
हाँ चलिए नेक्स्ट है, एक गाय के गर्भाधान के लिए मध्यकाल का उपयुक्त समय है। एक गर्भाधान के लिए जो गाय है उसके मध्यकाल का उपयुक्त समय कौन सा है? प्रारंभिक, मध्यकाल, मध्यकाल का कोई भी समय, मध्यकाल का अंत और मध्यकाल के किसी समय। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा उपयुक्त समय माना जाएगा इसके लिए? हाँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल का अंत। मध्यकाल का अंत, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुअर में स्थायी अस्थायी दांतों की संख्या है। सुअर के अंदर स्थायी और अस्थायी दांतों की कितनी संख्या होती है? जो दोस्तों, जो घरों में जो पालते हैं, जो मवेशी होते हैं, जो मवेशी होते हैं उनके स्थायी दांत और अस्थायी दांत, स्थायी दांत और अस्थायी दांत होते हैं। तो दोस्तों बताइए कि मवेशी पशुओं के अंदर स्थायी व अस्थायी दांत कितने होते हैं? हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, स्थायी हो जाएगा 44 और अस्थायी हो जाएगा 32। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मवेशी पशुओं के अंदर स्थायी दांत हो जाएगी 32 और अस्थायी हो जाएगी 20। ऊंट के अंदर 34 स्थायी और अस्थायी हो जाएगी 22। और कुत्ते के अंदर कितने होते हैं? 44 स्थायी और 28 अस्थायी हो जाएंगे। और 30 और 26 है, ये बिल्ली के अंदर होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे है, पशु में मादा प्रजनन अंग नहीं है। तो पशुओं के अंदर कौन सा है जो मादा प्रजनन अंग नहीं है? योनि है, अंडाशय, गर्भाशय और शीसन है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मादा प्रजनन अंग कौन सा नहीं है? शीसन। शीसन नहीं है, क्योंकि शीसन तो एक नर जनन अंग है, नर का है, नर जनन अंग है शीसन। तो बात करें, यह वर्षण भी होता है, वर्षण भी होता है, अधोवर्षण भी होता है, शुक्रवाहिनी भी होता है, शुक्रवाहिनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं में दूध दोहन का कार्य कितने समय में पूरा कर लेना चाहिए? पशुओं में दूध दोहन का कार्य जो कितने समय में पूरा कर लेना चाहिए? 2 से 3 मिनट में, 3 से 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट में, 8 से 10 मिनट में। कितने समय के अंदर दूध दोहन का कार्य पूरा कर लेना चाहिए? फटाफट उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट के अंदर दूध दो लेना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 से 7, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुर्गियों से संबंधित सही विकल्प है। अंडा की गुणवत्ता परीक्षण, कैडिलिंग टेस्ट, बच्चा देने की क्रिया, हैचिंग व लेइंग, अंडा सेचन, फरवरी मार्च, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणवत्ता परीक्षण हो जाएगा, कैचिंग विधि हो जाएगा, और बच्चा के देने की प्रक्रिया हैचिंग, लेइंग, और अंडा सेचन की हो गया फरवरी मार्च हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तेज बुखार, गुर की आवाज के साथ सांस लेने में परेशानी पशु में किस बीमारी के लक्षण है? जो पशुओं के अंदर तेज बुखार व गुर की आवाज आती है, वो पशु में कौन सी बीमारी के कारण होता है? मुंह है, खुरपका, आरपी, ब्रुसोलोसिस और गलघोंटू। तो यहाँ पर कौन से रोग के अंदर ये तेज बुखार व गुरगुर की आवाज के साथ सांस लेने में परेशानी आती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट होगा इसका गलघोंटू। गलघोंटू, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में भैंस की संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भैंस की कितनी संख्या पाई जाती है? और ये बताओ कि राजस्थान के अंदर गाय की संख्या कितनी है? गाय की। और बकरी की संख्या कितनी पाई जाती है? बकरी की। और भैंस, भेड़ की और ऊंट की कितनी संख्या पाई जाती है इनकी? बताएं, फटाफट बताएं। तो यहाँ पर भैंस की संख्या क्या हो जाएगी? भैंस की संख्या हो गई 1.37 करोड़।
और गाय की क्या हो जाएगी, गाय हो जाएगी 1.39 करोड़। हाँ 1.39 करोड़ गाय की हो जाएगी। और बकरी कितनी है, 2.08 करोड़। और भेड़ कितनी है, भेड़ भेड़ हो गई 79 लाख। और ऊंट, ऊंट हो गया 2.12 लाख है। हाँ तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 1.37 करोड़। राजस्थान के अंदर भैंस हो गई। नेक्स्ट है, गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है। औसतन शारीरिक तापमान कितना होता है गाय और भैंस का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड और 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है गाय और भैंस के अंदर शारीरिक तापमान, तो यहां पर हो जाएगा 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और सेल्सियस में तो बात करें तो 39.0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 38.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया। भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया, 1975, 1982, 1973, 1978। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। हाँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आएगा 1973, 1 अप्रैल 1973 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊंट में मध्यकाल होता है। यहां पर बताना है ऊंट के अंदर है मध्यकाल कितना होता है, 12 से 36 घंटे, 1 से 7 घंटे और 24 से 72 घंटे, 12 से 36 घंटे। तो ऊंट में मध्यकाल कितना होता है ऊंट के अंदर, तो ऊंट के अंदर हो जाएगा 1 से 7 घंटे। कितना, 1 से 7 घंटे हो जाएगा। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। 12 से 36 घंटे है वो भैंस का होता है, 12 से 36 घंटे भैंस का होता है। और 24 से 36 घंटा किसका, भेड़ का होता है। हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंट से संबंधित सही विकल्प है। तो यहाँ पर ऊंट से संबंधित सही विकल्प कौन सा है। एक कुबड़ गुणसूत्र 2n74, 2 कुबड़ गुणसूत्र 2n72। भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान 85.2%, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऊंट में संबंधित सही विकल्प कौन सा है हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पर राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र का भंडार गृह है। इनमें से बताना है कि कौन सा है जो मूत्र का भंडार गृह है। हाँ इसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर अनुपात भी है और औसतन भी है। हाँ याद याद कर। हाँ तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आएगा मूत्राशय। मूत्राशय ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, मूत्राशय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पेट के बाहर भाग में स्थित अंडकोश एक थैली से क्यों ढके होते हैं। तो पेट के बाहर भाग में स्थित अंडकोश है एक थैली से ढके क्यों होते हैं। अंडकोश के बेहतर ढंग से मैथुन क्रिया के लिए, अंडकोश का आकार बढ़ाने के लिए, अंडकोश को उचित स्थिति में रखने के लिए। तो यहाँ पर जो अंडकोश होते हैं उसकी थैली के बाहर जो एक आवरण बना होता है, ढके रहते हैं, तो वो क्यों होते हैं। हाँ तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंडकोश के बेहतर ढंग से ताप नियमन के लिए। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का सबसे बड़ा भाग है। किसका सबसे बड़ा भाग होता है जो जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा है। हाँ अमाशय के अंदर 4 भाग पाए जाते हैं। अमाशय के अंदर कितने भाग है, 4 भाग पाए जाते हैं। दोस्तों आप बात कर रहे हो करंट अफेयर की,
हम करंट अफेयर की भी हम ट्यूशन कराएंगे, 5-7 क्लासें आपको करंट अफेयर की भी कराएंगे। दोस्तों अगर आप मैथ के 5-7 टॉपिक है जो ढंग से पढ़ लोगे ना, तो ऐसे समझ लेना का आपका क्लियर है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। इसका हो जाएगा प्रथम अमास्य हो जाएगा, और रोमन है जो इसका 80% भाग होता है, रोमन है 80% भाग होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथम अमास्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थिति को दमा डिस्पेनिया के रूप में जाना जाता है। दोस्तों करंट अफेयर के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन ही आएंगे करंट अफेयर के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, निगलने में कठिनाई, जगाली करने में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई, चबाने में कठिनाई। तो दमा डिस्पेनिया के रूप में कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। इसमें जो रेटिकुलम है, जो इसका सबसे छोटा भाग होता है, रेटिकुलम सबसे छोटा भाग होता है इसका, तो यहाँ पर डिस्पेनिया का क्या हो जाएगा, तो सांस लेने में कठिनाई होना, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न पदार्थों में से रोगाणुनाशक है, निम्न पदार्थों में से रोगाणुनाशक कौन सा है। सरसों का तेल, फिनोविस, फिनाइल और उपरोक्त सभी। तो कौन सा है, इन पदार्थों में कौन सा है जो रोगाणुनाशक है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, रोगाणुनाशक कौन से हो जाएगा, यहाँ पर रोगाणुनाशक है फिनोइल हो जाएंगे, सभी के सभी नहीं होंगे, यहाँ पर सभी नहीं होते हैं रोगाणुनाशक। फिनोइल हो जाएंगे, लाइसोसोल हो जाएगा, चूना, फिनोल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणुओं के लिए नर जनन तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। शुक्राणु के लिए नर जनन तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट इसका आंसर बताएं आप, कमेंट में आंसर जरूर बताएं, क्या हो जाएगा, शुक्राणु के नर जनन तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लाल दुआ है, लाल दुआ है वो एक जीवाणुनाशक होती है, लाल दुआ है वो क्या होती है, जीवाणुनाशक होती है, जीवाणुरोधक होती है लाल दुआ। लाल दुआ है वो एक एंटीसेप्टिक है, लाल दुआ एंटीसेप्टिक है। तो यहाँ पर शुक्राणु के लिए नर जनन तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर होगा, इसका आंसर होगा फ्रेक्टोज। क्या हो जाएगा, फ्रेक्टोज, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, फ्रेक्टोज। नेक्स्ट है, दुग्ध स्त्राव का प्रारंभ कहलाता है, दुग्ध स्त्राव का, मिल्क सिक्रेशन का प्रारंभ प्रारंभ कहलाता है, क्या कहलाता है। फटाफट उत्तर बताएं इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध स्त्राव का मिल्क सिक्रेशन का प्रारंभ कहलाता है, क्या कहता है, लैक्टोजेनेसिस। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, लैक्टोजेनेसिस। दोस्तों इसमें होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जो लैक्टोजेनेसिस के अंदर आता है, दूध के निर्माण के कार्य के अंदर होता है, दूध के निर्माण के अंदर ये सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डेयरी उद्योग में दुग्ध प्रोटीन की सांद्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली पृथक्करण तकनीक में सबसे उपयुक्त है। डेयरी उद्योग में दुग्ध प्रोटीन की सांद्रता के लिए, तो इनमें से कौन सी झिल्ली है जो पृथक्करण तकनीक के लिए अंदर उपयुक्त है। दोस्तों मैथ के अंदर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, मैथ के अंदर मिनिमम 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने, 20। और साइंस के अंदर भी 20 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो उत्तराखंड के अंदर स्थित है, फटाफट उत्तर बताए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियाई राष्ट्रीय उद्यान,
बांधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और जिम कास्टिक राष्ट्रीय उद्यान। तो लगभग अगर आप 45 क्वेश्चन अब करवा रहे हैं, अगर इन 45 क्वेश्चन आप क्लियर करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये पहला हो जाएगा।